अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमास के अंदर सीज फायर रुकी है, जो कत्लेआम रोका है। इसराइल जो कत्लेआम कर रहा था उसको रोक दिया गया है। सेलिब्रेशन दोनों साइड पर है, दोनों अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। हमास भी अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि हमास की ज़्यादा बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि पूरे तरीके से जिस तरीके से इसराइल उन पर अटैक कर रहा था वो ये ऐसा देखा जा सकता है कि इस फिराक में था कि गाजा को कैप्चर कर लेगा, वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लेगा। लेकिन हमास ने जो उसकी हालत करी है वो उससे देखते हुए ये लगता था कि इसराइल की बहुत बुरा हाल हो गया था, 3-4 तरफ से गिर गया था। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मौके पे आ गई थी कि इसराइल को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए, किसी भी तरीके से उसको डिमिनाइज किया जाए और अटैक करने से रोका जाए। सबसे ज़्यादा एफर्ट्स पाकिस्तान और टर्की के रहे, और दूसरा जो सीज फायर कराने में जो बहुत बड़ा रोल था वो इजिप्ट का रहा, जिसने कि हमास से डायरेक्टली बात करी और वहाँ पर दूसरी साइड यूएन ने इसराइल को रोका। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ी एक सिचुएशन देख लीजिए क्या क्रिएट हुई है। अभी जो वायलेंस रुका है वो सिर्फ गाजा के अंदर रुका है। देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर और आसपास की जो सिटीज़ हैं जहाँ फिलिस्तीनी अभी भी आबाद हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वही हो रहा है। सेटलर्स अब भी हमला कर रहे हैं उनके ऊपर। अब भी जो वायलेंट हो रही है बहुत ज़्यादा पुलिस, अभी भी रबर बुलेट उनके ऊपर छोड़ी जा रही है। रबर बुलेट मैं बता दूँ वो रबर नहीं है, अंदर से स्टील कोटेड होती है, ऊपर से रबर चढ़ा दी है सिर्फ दिखाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को कि वो रबर बुलेट है। लेकिन वो स्टील बुलेट पब्लिक के ऊपर छोड़ी जाती है, ज़रा से बच्चों के ऊपर छोड़ी जाती है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सीज फायर हुआ एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। मस्जिद अल अक्सा के अंदर फिलिस्तीनी जो वहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे, जो खुशियाँ मना रहे थे सीज फायर के लिए, उन पर दोबारा अटैक किया। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई उन्होंने पत्थरबाजी करी, हमने इसलिए अटैक करा। लेकिन सिर्फ पत्थरबाजों पे नहीं, सारे के सारे लोगों पर उन्होंने जो है दोबारा से रबर बुलेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया और इस बात को साबित कर दिया कि वो नहीं मानने वाले, वो नहीं रुकने वाले। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, पीस आर्म फोर्स लगानी पड़ेगी यूएन की, या फिर अगर यूएन की फोर्स नहीं भी आती है तो मुस्लिम मुल्कों को अपनी एक फोर्स वहाँ पर लगानी ही पड़ेगी। अदरवाइज फिर हमास और अदर इस्लामिक ग्रुप्स जो है वहाँ पर उनको फाइट कंटिन्यू रखनी पड़ेगी इसराइल से। हमास ने जिस तरीके से अपने पावर को शो किया इसराइल को, इसराइल तो हक्का बक्का रह ही गया है। उसने जो इंडस्ट्री सेटअप करी, अपना जो ड्रोन्स दिखाए, उसने अपने पानी के अंदर ड्रोन्स की, रोबोटिक ड्रोन्स की ताकत दिखाई। देखिए, यूएस का दोगलापना फिर से मैं एक बार प्रूव कर दूं। यूएस ने कंडेम किया था यूएन के अंदर इसराइल को कि वो फौरन स्ट्राइक रोक दे, सख्ती के साथ बोला था। लेकिन यूएन के अंदर ही यूएस ने क्या करा, वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बात को यूएन ने रिजेक्ट करवा दिया कि इसराइल ने वॉर क्राइम्स किए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस बात को रिजेक्ट करवाने की क्या जरूरत थी, जबकि ये सब वाजे है कि इसराइल ने वॉर क्राइम्स किए। सिर्फ यूएस ऐसा मुल्क है जिसने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को रोका। बाकी जिन जिन मुल्कों के पास वीटो पावर है उन सब ने एक्सेप्ट किया है। तो ये यूएस का दोगलापना दर्शाता है और इससे आपको पता चलता है कि यूएस कितनी ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि पूरी लॉबी, इजरायली लॉबी जो है वो यूएस को चला रही है इस वक्त। फेड जो बैंक है, जो फेडरल सिस्टम है, वो पैरेलल सिस्टम है, पैरेलल गवर्नमेंट है अमेरिका के अंदर। वो पूरी ज्यूज ऑपरेटेड है, ज्यूज लॉबी से चलाती है, बल्कि आप ये कहेंगे जियोनिस्ट ऑपरेटेड है। जियोनिस्ट चलाते हैं उसको। 735 मिलियन डॉलर की जो वेपन्स देने जा रहे हैं वो वही लोग हैं जो उसको बैक करते हैं, जो कांग्रेस को बैक करते हैं, जो ज्यूज कांग्रेस को बैक करते हैं, जो फेडरल बैंक कांग्रेस को बैक करता है या फिर किसी भी पार्टी को बैक करता है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज देने जाऊंगा। देखिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया था यूएन की मीटिंग में इसराइल को। अब हुआ क्या, एक इंटरव्यू दे रहे थे वो सीएनएन पर। उस इंटरव्यू में क्या कहा गया, उस इंटरव्यू में उनसे सवाल जब किया गया तो उन्होंने ये बताया कि इसराइल जो है पूरी दुनिया की मीडिया को कंट्रोल करता है। तो इससे क्या हुआ, एंकर बौखला गई बहुत बुरी तरह। और बौखलाहट में उसने उनसे क्या सवाल पूछा, जो कि सवाल जायज भी था, ऐसा नहीं था जायज नहीं था। आप उइगर मुसलमानों के लिए क्या स्टेटमेंट देते हैं, आप जरा बताइए। तो थोड़ा सा वो हकलाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा पर्सनल मामला है और कह के निकल गए गोल गोल बात को घुमाकर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से डील किया फिलिस्तीन का मामला। आप आगे आए, आप सबसे आगे रहे, टर्की के साथ रहे, लेकिन आप यहाँ पे दोगलापन ना दिखाइए। आप पर्सनली बात जरूर करिए, आप मैसेज कन्वे करिए चाइना को कि नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ बिहेव कर रहे हो, उनको बेच रहे हो, उनको गोलियां लग रही हैं, उनको जेलों में डाल रखा है, ओपन जेल में, उनको हर वो हराम चीज़ कराई जा रही है जिससे मुसलमानों को बचना चाहिए। और कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दिया जा रहा, उनको अपने इस्लामिक
चीज़ों पे चलने नहीं दिया जा रहा, अपने फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो जुल्म हो रहे हैं चाइना के अंदर, इस पर भी आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी पैरेलली। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए तो आप आगे आ जाएं क्योंकि आपका पॉलिटिकल मोटिव उससे क्लियर हो रहा है, लेकिन आप दूसरी जगह आगे ना आए। तो पॉलिटिकल मोटिव को छोड़कर जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपको आगे आकर खड़ा होना होगा, चाहे वो म्यांमार के मुसलमान हों, चाहे वो इजिप्ट के मुसलमान हों, चाइना के मुसलमान हों, अफ्रीका के मुसलमान हों, और भले ही वो फिलिस्तीन के मुसलमान। मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ दे दूं रशिया से जो आ रही है। रशिया ने ऑटोमेटिक वेपन्स में बहुत इजाफा किया है और उसने रोबोटिक आर्म्स बनाए हैं, रोबोटिक वेपन्स बनाए हैं। उसने ऐसे ऐसे रोबोट्स बना लिए हैं जो कि फाइट कर सकते हैं, रोबोटिक टैंकर्स बना लिए हैं। देखिए, ये रोबोटिक टैंकर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टेक्नोलॉजी अनाउंस करी थी वो करी थी टर्की ने। तो टर्की ने इस टेक्नोलॉजी को जब अनाउंस किया था तो उसने ये बताया था कि ये मैनलेस हैं, इसमें कोई बंदा नहीं बैठता, ये रोबोटिकली ऑपरेट किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से रशिया ने भी ऐसे आर्म्स बना लिए हैं जो रोबोट्स हैं और उसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जा सकता है कहीं से भी। उसने न्यूक्लियर मिनी सबमरीन्स बना लिए हैं जो ऑटोमेटिक हैं, जो पानी के अंदर जाती हैं और अटैक कर सकती हैं न्यूक्लियर वेपन से। तो आप सोच सकते हैं कितने घातक हथियार रशिया ने बना लिए हैं। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो पूरे तरीके से रशिया को घिनने की कोशिश कर रहा है, और जितना घिनने की कोशिश कर रहा है रशिया अपने वेपन्स में उतना इजाफा करता चला जा रहा है, अपनी तैयारी बढ़ाता चला जा रहा है अपनी। और ये एक शक्ल जो लेने वाली है, एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है पूरा सिनेरियो। उस सिनेरियो को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक वीडियो में कि किस तरीके से हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से सारे मुल्क वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, और किस तरीके से ग्रेटर इजराइल बनेगा। एक ईरान की तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो यूरोपियन यूनियन है उसने ये फैसला लिया है कि हम ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हटा देंगे। जैसे ही ईरान के ऊपर से उधर से सैंक्शन हटेंगे, जो एशियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर से भी हट जाएंगे, वो भी हटा देंगे ईरान के ऊपर से सैंक्शन। और बाकी आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर सैंक्शंस लगाए रखा था, तेल नहीं खरीद रही थी ईरान से, वो भी अब ओपन करने वाली है। इसकी वजह से तेल की वैल्यू जो है दोबारा से गिरने वाली है, और ईरान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ईरान को ओपनली एक बात मिल जाएगा अपना ट्रेड करने का, दोबारा से मार्केट में आने का। देखिए, जहां सारे मुल्कों ने सिर्फ बातें की, प्रेशर डाला, अपनी बातों से प्रेशर डाला, यूएन की मीटिंग में प्रेशर डाला, ये किया, वहां पर एक मुल्क ऐसा था जिसने एक्शन लिया। वो कौन सा मुल्क था? वो है मालदीव्स। इस छोटे से आइलैंड ने ये एक्शन लिया कि वहां पर उसने इजराइल को पूरे तरीके से बैन कर दिया। सिर्फ बैन ही नहीं किया, उसके जितने प्रोडक्ट्स होते हैं इजराइल के सारे बैन कर दिए। मालदीव्स पे छोटा सा टापू है, उनकी अपनी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि हर कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जैसे मलेशिया कह रहा था कि हम आर्म्स भेजेंगे, ये करेंगे, मलेशिया को बैन करना चाहिए था इजराइल और उसके प्रोडक्ट्स को, फिर आप उसको भी दूसरी कंट्रीज को ले लीजिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत सारे पेटेंट ऐसे हैं जो इजराइलियों के पास हैं। अगर आप बैन कर देंगे तो वो पेटेंट्स आपको नहीं मिल सकते। मोबाइल पेटेंट्स हैं, प्रोसेसर्स के पेटेंट्स हैं, खाने पीने की चीज़ों के पेटेंट्स हैं। तो इनसे ये नुकसान होगा कि टेक्नोलॉजी में भी पीछे रह सकते हैं आप, आपको जो मेडिकल साइंस है उसमें भी पीछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे, तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए अपने रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश करने होंगे और ये सारी चीज़ें बनानी होंगी, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और इजराइल की चीज़ों पर डिपेंडेंट ना रहें। आज के लिए इतना ही, फिर और अपडेट्स लेकर और न्यूज़ के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। शपथ है।